मरीज हमको दवाएं बताने लगे हैं, बुरा वक्त हो तो सब आजमाने लगते हैं। मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा वक्त हो तो सब आजमाने लगते हैं। नए अमीरों के घर कभी मत जाना, ये हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। सबसे मोह तोड़ के, मोह माया तोड़ के बाहर निकलना, विद्रोही होना सबसे जरूरी है। हर लड़की को बागी होना चाहिए, विद्रोही होना चाहिए। लेखक किताब खुद नहीं बेचता ना, लेखक दुकानदार नहीं हो सकता। तो वो जो दुकानदार होते हैं वो माल कमाते हैं, लेखक अब लेखक ही रह जाता है, वही उसे कुछ हासिल नहीं होता। रॉयल्टी के नाम पे झुंझुना पकड़ाया जाता है उसको। मैं तो किताबों से किसी की हैसियत को नापती हूँ। आपके घर में चाहे सोने के दरवाजे हों और 4 किताब नहीं रखी अच्छी, तो मैं आपको मानती हूँ कि आप पढ़े लिखे समाज के लोग नहीं हैं। आप वो बनो जो बनना चाहते हो। हमारे समय में ये सपने हमें नहीं दिखाए गए थे कि आप वो बनो जो बनना चाहते हो। हमें तो ये हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई थी कि आप वो बनो जो हम बनाना चाहते हैं। टीचर बनाने का सपना ज्यादा से ज्यादा देखते थे लड़कियों को, बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनाने का, लड़कियों को टीचर बना दो, मास्टरनी बना दो। ये रामनाथ गोयन का अवार्ड जब मिला ना, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे पाने के लिए कुछ नहीं बचा मेरे पास। उसके आगे हर पुरस्कार मेरे लिए मिलता है, हर पुरस्कार उतनी खुशी देता है, लेकिन वो मेरे श्रम का सम्मान था। मेरी लिखी हुई 16 किताबें हैं, संपादित की हुई भी इतनी ही होंगी किताबें, 16-17, मतलब 25-30 के बीच में किताबों की संख्या है। जहां मैं जब तक अपना जीना होना है, किताबें होनी है, अपना लिखना होना है। इस वक्त हमारे साथ हमारी खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिनका हम परिचय तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास इतने शब्द नहीं हैं ये परिचय देने के लिए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि गीता श्री मैम हमारे साथ अभी मौजूद है हमारी चर्चा में। तो मैम को पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार रामनाथ गोयन का साल 2008-9 में मिला था। उसके बाद 2015 में बिहार गौरव सम्मान से भी नवाजा गया था। उसके साथ ही मैम को मैं बताना चाहूँगी कि 7 कहानियों का संग्रह है, 4 उपन्यास हैं, कई सारी नारीवाद को लेकर इनकी पुस्तकें हैं। तो इन्हीं तमाम विषयों को लेकर, हम साहित्य को लेकर आज इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे। साथ ही जो हमारे अंदर के सवाल हैं उनको भी मैं दूर करूंगी और वो सब कुछ हम जानेंगे अपनी चर्चा में। तो पहले तो आपका बेहद स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया शुक्रिया। एक मैम अमूमन सवाल यही उठता है, हम भी इस जर्नी में कदम रख चुके हैं, तो यही होता है कि मतलब हमारी लाइफ में कैसा वो पहला पड़ाव क्या होगा, कि जर्नी हमारी कहाँ से शुरू होती है। जब बचपन में आप बिहार से थी, बिहार के बाद कैसे हुआ कि इतना बड़ा सफर तय हुआ? शुक्रिया इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए और मेरे साथ बैठ के इतना आत्मीय माहौल देने के लिए। मैं बिहार से हूँ और बहुत सामंती परिवेश से आई हूँ, बहुत बंदिशों में रही हूँ और जहाँ पे पराधीन सपने सुख नाही जैसी स्थिति थी। लेकिन सपने औकात देख कर नहीं आते, सपनों को आंखें चाहिए और कम नींद चाहिए। तो वो वक्त था हमारा जब कम नींद आती थी और सपने आते थे। अब गहरी नींद में सोएंगे तो सपने कभी नहीं आएंगे। तो मैं कभी ठीक से सो नहीं पाई क्योंकि सपने बहुत आंखों में, और सपने चुभते भी हैं। उन सपनों ने मुझे जीने नहीं दिया और वो मेरी उंगली पकड़ के, मेरी पूरी जिंदगी का एक फलसफा एकमात्र है कि सपने देखो, सपनों के पीछे भागो और सपने पूरे करो। तो एक सपना मैंने देखा था कि मैं इन बंदिशों से आज़ाद होके, मेरे डैने इतने बड़े हों, मुझे आकाश मिले जहाँ मैं अपने ढंग से उड़ान भर सकूं, जो मैं बनना चाहती हूँ बन सकूं। आज जो दर्शन मैं कई स्कूलों में देखती हूँ कि बी व्हाट यू वांट टू बी, आप वो बनो जो बनना चाहते हो। हमारे समय में ये सपने हमें नहीं दिखाए गए थे कि आप वो बनो जो बनना चाहते हो। हमें तो ये हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई थी कि आप वो बनो जो हम बनाना चाहते हैं। जो समाज, जो परिवार आपको एक स्त्री परिवार के कारखाने में तैयार होती है और उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग परिवार में होती है कि उसे ये करना है, उसे ये नहीं करना है। तो मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा था कि मुझे ये मैन्युफैक्चरिंग और बंदिशें कभी रास नहीं आई। तो मैंने अपने हिसाब से एजुकेशन लिया। एजुकेशन सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है और स्त्री के हाथ में सबसे बड़ा टूल एजुकेशन है
उस एजुकेशन से आर्थिक निर्भरता आती है, आर्थिक निर्भरता से निर्णय का अधिकार होता है, आप कुछ भी फैसले ले सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो वो चीज़ समझ में आ गई थी। तो मैंने फिर पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद नौकरी की, नौकरी करने के बाद अपनी शर्तों पे पूरा जीवन, हालांकि दुश्वारियां कम नहीं थी, बहुत मुश्किल है अपने जीवन के पूरे स्ट्रगल को बताना। बस ये है कि जड़ों का संघर्ष, जड़ों का युद्ध किसी को दिखाई नहीं देता, सब फुनगी देखते हैं, सब फूल देखते हैं, जड़ों का संघर्ष कोई नहीं देखता। मैम, एक सवाल अमूमन होता है कि आज के युवाओं में जो साहित्य है वो डूबता जा रहा है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, वो साहित्य से इतना नहीं जुड़ पा रहा। साहित्य तो शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म को कोई नहीं मिटा सकता। जब तक पृथ्वी रहेगी, शब्द रहेंगे, भाषा रहेगी, वो कभी खतरे में नहीं आएगी, बल्कि वो आपको खतरों से बचाएगी, आगाह करेगी। भाषा है तभी तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। साहित्य से दूरी जरूर बढ़ी है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। जो युवा पीढ़ी है ना, इंटरनेट का ज़माना है, वो विजुअल्स में ज़्यादा यकीन रखने लगी है, वो देखने में जो दिखता है वही बिकता है। पठनीयता थोड़ी कम हुई है, लिटरेचर से क्या है ना, जैसा समाज होगा वैसे ही तो पीढ़ी तैयार होगी। भारतीय समाज में जो मध्य वर्ग है, खास तौर से मध्य वर्ग, बाकी वर्ग तो है ही डिस्टेंस, पठनीयता ज्यादा मध्य वर्ग में थी। जो हम लोग मध्य वर्गीय लोग हैं, खूब बचपन में पढ़ के बड़े हुए। अब पठनीयता कम इसलिए हो गई है कि परिवारों में किताबों के लिए जगह नहीं है, किताबों के लिए वो चाहना नहीं बची है। जो लेखक हैं, ज्यादातर पाठक खुद भी लिखते हैं, वही पाठक भी हैं, वही लेखक भी हैं। जो एक पाठक होते थे जो सिर्फ पढ़ते थे, हम लोगों ने सिर्फ पढ़ने वाले, शुरुआत हमारी, हर पाठक लेखक की शुरुआत पाठक के रूप में होती है। पहले अच्छा पाठक होता है, फिर अच्छा लेखक। जो अच्छा पाठक नहीं होगा अच्छा लेखक हो नहीं सकता। तो साहित्य के लिए घरों में आप देखिए, आप घर बनवाते हैं, विशालकाय घर, ड्राइंग रूम में सब कुछ होगा, हाथी घोड़ा पालकी सब, लेकिन एक किताब नहीं दिखेगी आपको। तो उससे पता चल जाता है कि इस परिवार का संस्कार कैसा है। मैं तो किताबों से किसी की हैसियत को नापती हूँ। आपके घर में चाहे सोने के दरवाजे हों और 4 किताब नहीं रखी अच्छी, तो मैं आपको मानती हूँ कि आप पढ़े लिखे समाज के लोग नहीं हैं। आप 9 धनाढ्य हैं जिनके पास पैसा आ गया है, और आप लोग हर चीज की कीमत बताते हो। आज सुबह एक शानदार शेर मैं चाहती हूँ आपको यहाँ शेर सुनाना। आज सुबह ही मैंने शेर सुना, इतना शानदार है ऐसे लोगों के लिए कि मरीज हमको दवाएं बताने लगे हैं, बुरा वक्त हो तो सब आजमाने लगते हैं। मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा वक्त हो तो सब आजमाने लगते हैं। नए अमीरों के घर कभी मत जाना, ये हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। तो ये 9 धनाढ्य वर्ग है जिसका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साहित्य अक्षुण है। वो लोग मरते हैं, लेखक मरता है, कृति नहीं मरती, रचना नहीं मरती। और आप देखिए कि हमारी तो श्रुति परंपरा है, जब लिखित कुछ भी नहीं था तब भी साहित्य बचा, तब भी शब्द बचे। शब्द ब्रह्म है तो वो बचेगा, कोई ना कोई बचाएगा उसको। मैम, आजकल के समय में अगर हम कहें तो साहित्य और पत्रकारिता इतनी गरीब कैसे होती जा रही है, और फिल्मी जो दुनिया है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्यों? कहाँ फिल्में बढ़ रही हैं? आप पूरी दुनिया की तुलना में आप देखें, बॉलीवुड में पिछला कुछ सालों से तो लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, और अच्छी फिल्में बनती हैं उसको दर्शक नहीं देखते हैं, जो कमर्शियल होती है उसको देखते हैं। हमारे जो थिएटर है ना, सिंगल थिएटर वाले जो दर्शक हैं, उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू, उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकार कहते हैं कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो एंटरटेनमेंट से बहुत आगे की चीज है। तो सिनेमा का वो काम है कि वो जीवन को कैसे देखता है, वो जिंदगी जीने का कैसे सलीका सिखाता है। जो हमारे हिंदी में ऑफ बीट फिल्में बनती हैं उसके दर्शक बहुत कम है, कम पसंद करने वाले हैं। तो वैल्यूज लाइफ की जब कम होती है तो हम कलाओं को भी उसी तरह से देखने लगते हैं, उसमें भी कम होती है, क्योंकि वो हमारे लोग उसी समाज से निकल के आते हैं जहाँ वैल्यू खत्म हुई है। तो सिनेमा का साम्राज्य फैल रहा है इसलिए कि वो एक कमर्शियल माध्यम है, बिकने वाला माध्यम है, और अलग तरह की विधा है। सारी कलाओं को एक जगह अगर देखना हो तो या तो नाटक या सिनेमा, ऐसे कलाएं खांचों में बटी हुई हैं। लेकिन जब सारी कलाएं एक जगह इकट्ठी होती हैं तो या तो नाटक होता है या सिनेमा होता है। तो इसलिए वो बड़े पर्दे का, रुपहले पर्दे का, अंधेरे में वो चमकता हुआ जो एक बड़ा पर्दा होता है वो बहुत खींचता है। दृश्य का बोलबाला, दृश्य का क्रेज रहेगा ही रहेगा लोगों में।
लेकिन बाकी गरीब होता जा रहा है। बात ऐसी देखिए, किताब बेचकर कोई अपना पेट नहीं पाल सकता। प्रकाशक फल फूलते हैं, लेखक नहीं। जिस लेखक की किताब होती है वो गरीब ही रह जाता है या उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसको बेचकर प्रकाशक फल फूल जाते हैं, वो अमीर हो जाते हैं। तो व्यवसाय किताब भी है, सब कुछ। अब तो कलाएं, सब सारी कलाएं व्यवसाय हो गई हैं। लेकिन है कि लेखक किताब खुद नहीं बेचता ना, लेखक दुकानदार नहीं हो सकता। तो वो जो दुकानदार होते हैं वो माल कमाते हैं, लेखक अब लेखक ही रह जाता है, वही, उसे कुछ हासिल नहीं होता। रॉयल्टी के नाम पे झुनझुना पकड़ाया जाता है उसको। मैम, एक महिला पत्रकार और महिलाओं के बारे में अगर हम एक छोटा सा, आप उनके लिए काम भी कर रही हैं, मतलब उनके लिए नारीवाद को लेकर लिखती आ रही हैं, तो क्या आज के समाज में क्या मानती हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर? देखिए, लगता है नारीवाद को, मैं जिस समाज से हूँ मैं नहीं जानती थी नारीवाद क्या होता है, स्त्रीवाद क्या होता है। मैंने फेमिनिज्म नहीं पढ़ा। कोई भी स्त्री अगर अपने अधिकारों की बात करती है तो उसको, उसके ऊपर ये आराम से कह दिया जाता है कि फेमिनिस्ट हो गई है। अपने अधिकारों के बारे में बात करना फेमिनिस्ट होना है। बाद में मैंने फेमिनिज्म पढ़ा तो मुझे पता चला कि फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो एक स्त्री को एहसास, बराबरी का एहसास दिलाता है। हमारे समाज में गैर बराबरी है स्त्री पुरुष की। स्त्रियां हमेशा सेकंड ग्रेड नागरिक रही हैं, हाशिए की नागरिक रही हैं। आप देखिए ना, फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर, थर्ड जेंडर, जेंडर का जो बंटवारा है उसमें हम सेकंड जेंडर हैं। स्त्री की सारी लड़ाई, जो जिसको फेमिनिज्म कहा जाता है, वो अपने को मुख्य धारा में लाने की, जो हाशिए पे है उसको, उसे भी बराबर के नागरिक का दर्जा मिले, इसकी लड़ाई है। कॉमोडिटी से व्यक्ति बनने की लड़ाई है। व्यक्ति, अब हमारे यहाँ समाज में गैर बराबरी है, ऊपर नीचे है, स्त्री पुरुष फिर स्त्री। तो सारी लड़ाई इस चीज की है कि स्त्री को जीवन के हर एक क्षेत्र में, परिवार से लेके समाज तक में बराबरी का हक चाहिए। तो फेमिनिज्म उसको बराबरी का हक दिलाने की पैरोकारी करता है। वो आइडियोलॉजी है एक तरह से। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, हम लोग जीते हैं, उसको जीते हैं। तो मैं उसकी बातें अपनी रचनाओं में, मंचों से, अपने भाषणों में करती हूँ। अब वो फेमिनिज्म हो गया। मैं फेमिनिस्टों को पढ़ा है मैंने, उतना तो अभी भारत में उस तरह से लागू करना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह की अब वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि स्त्री को अगर लेखक बनना हो तो उसके पास एक अपना कमरा और ढेर सारा पैसा होना चाहिए। स्त्रियों के पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, घर है तो लिखने का एक अपना कमरा नहीं है। कल ही मैं लेखक साथी के घर गई, इतना बड़ा कमरा उनके पास, सारी सुविधाएं। एक स्त्री के पास लिखने का एक टेबल कुर्सी मिल जाए वही बहुत है, कमरा तो दूर की बात है। तो इन सारी चीजों पे बात करना फेमिनिज्म है तो है। अगर हम पत्रकारिता के क्षेत्र में कहें कि पत्रकारिता का दौर है, आज सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया को लोग ज्यादा देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो ये अपनी प्रिंट मीडिया है और ये डिजिटल मीडिया में जो दौर चल रहा है, तो क्या प्रिंट मीडिया का वो दौर, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम लोग खुद ही अखबार से उतना अटैचमेंट नहीं होती, और आप लोगों का सुबह जो होती थी वो अखबार से होती थी, तो अब के दौर में क्या आने वाले समय में प्रिंट फिर से उतनी शक्ति के साथ वापस आएगा? अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि प्रिंट वापस अभी उस तरह से आएगा, क्योंकि अभी तो इंटरनेट का, अब तो एआई आ गया। एआई आने के बाद और प्रिंट का असर कम होता है, क्योंकि आपको अब जो जानना है तुरंत एआई आपको सूचना, तुरंत सेकंड्स में आपके पास आंसर आ जा रहे हैं। हम लोग हो गए बहुत आलसी, सुविधा भोगी, हमें हर चीज चुटकियों में चाहिए। ब्लिंकिट का जमाना है, 9 मिनट में आपको सब कुछ चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। तो धीरे धीरे हम एकदम अपने खोल में सिमटते चले जा रहे हैं। मैं तो प्रिंट मीडिया में इसीलिए रही कि मुझे छपे हुए अक्षरों का बड़ा नशा था। मुझे छपी हुई चीजें देखना आज भी उतना ही जादुई लगता है मुझे, कि मैंने कुछ छपा हुआ पढ़ा, देखा। लेकिन आने वाली पीढ़ी को ऑनलाइन सब कुछ चाहिए। उनको कुछ पढ़ने को हो तो कहेंगे ऑनलाइन भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए। तो ये लिंक और प्रिंट की लड़ाई है। अखबार रहेंगे, बचेंगे, बहुत सारे बंद हो चुके। इंटरनेट से पहले भी बहुत अखबार बंद हुए। इंटरनेट के हमले से पहले ही से प्रिंट मीडिया पतन की तरफ जा रहा था। उसके आने के असर की वजह से अखबार बंद हुए हो, ऐसा नहीं है। प्रिंट मीडिया का नुकसान हुआ है आर्थिक संसाधनों से, और कुछ मालिकों की इच्छा शक्ति, वो नहीं चाहते थे।
तो वो उसकी दूसरी वजह रही, इंटरनेट के हमलों की वजह से या उसके बढ़त की वजह से या डिजिटल हो जाने की वजह से प्रिंट का कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, ऐसा नहीं है। अभी भी जो पुराने शौकीन है पढ़ने वाले, जिनमें प्रिंट से लगाव है, पत्रिकाएं पलट के देखते हैं। और लेकिन हाँ, लोगों का वक्त अब यूट्यूब और बाकी ऐप पे ज्यादा ऐप पर रहने लगा है, ध्यान उधर से कम हुआ है। तो सोशल मीडिया को आप किस तरीके से देखती हैं कि ये ज्यादातर सोशल मीडिया कोई ऐसा होता है कि जो सोशल मीडिया को बेनिफिट के लिए यूज करता है, कोई टाइम पास के लिए, तो क्या है कि देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो सोशल मीडिया है ना, वो बंदर का उस तरह है, बंदर के हाथ में उस तरह। आप बंदर के हाथ में उस तरह थमा देंगे तो वो, अगर आप बंदर हैं तो आप उसका इस्तेमाल गला काटने के लिए करेंगे, और किसी अच्छे इंसान के हाथ में थमाएंगे तो वो उसका इस्तेमाल बाकी चीजें काटने में करेगा। तो सोशल मीडिया फायदे की चीज है, मतलब मैं उसके नेगेटिव, मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ उसके नेगेटिव, मैं एकदम नेगेटिव नहीं बोलती हूँ उसके, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसने हमें एम्पावर किया है, इसने हमें रास्ता दिखाया है, इसने बहुत अवसर दिए हैं, इसने पूरी दुनिया को समेट के ग्लोब में रख दिया है, पूरा सब सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, सब कुछ हमारे एक चुटकी, एक क्लिक की दूरी पर है सारी चीजें। सोशल मीडिया एक अच्छी चीज है, अगर आप उसका इस्तेमाल बेहतर करना जानते हो तो। आप, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो जो स्त्री लेखन हो रहा है इतना ज्यादा, या पूरी दुनिया में इतनी क्रांति हो रही है, इतनी चीजें हो रही हैं, उनका हमें पता नहीं लगता। अब कम से कम आंखों से देख ले, लाइव देख लेते हैं हम यहाँ बैठे हुए, हम ईरान में आंदोलन हो रहा है, हम लाइव देख लेते हैं, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, हम लाइव देख, कारगिल युद्ध हमने लाइव देखा, तो हम लाइव देख रहे हैं। सोशल मीडिया के फायदे ही फायदे हैं, अगर हम उसका फायदा लेना चाहें। देखिए, जहर भी तो जहर को काटता है ना। अब आप जहर को मरने के लिए खाएंगे तो मर जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए जहर लेंगे तो बच जाएंगे। तो ये वो जहर है जिसको आपको ट्रीटमेंट के लिए लेना है कि मरने के लिए लेना है, तो ये आपके ऊपर निर्भर है। सिर्फ इस वजह से सोशल मीडिया के खिलाफ बोलने लगूं, मुझे तो बात ही जमती नहीं है। बुकों को लेकर मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि हम जानेंगे कि कितनी बुक अभी तक निकल गई, अगला अभी क्या प्लान है कि कितनी अभी और होंगी। अरे, जब तक अपना जीना होना है, किताबें होनी है, अपना लिखना होना है। शमशेर का एक शेर है, उसको मैंने माफी के साथ तोड़ा। उनका शेर है कि जब तक अपना जीना होना है, तुम्हारी ठोकरें होनी है, हमारा सीना होना है। तो इसी आधार पे मैं कहती हूँ कि जब तक अपना जीना होना है, क्या है ना, लेखन मेरे लिए जीने का तर्क है। सबसे दुखद होता है कि आप अपने जीने के तर्क को गंवा देते हैं। मैं अपने जीने के तर्क को गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जी रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ तो मैं जी रही हूँ। तो कितनी होंगी आगे पता नहीं, तो कुदरत को पता है कि मैं कब तक हूँ और कितना लिख पाऊंगी। अब तक बहुत किताबें हो गई हैं, कितना गिनाऊं। आपने 4 उपन्यास कहा, मैं उसमें 2 और जाके जोड़ के करेक्ट कर देती हूँ, 6 उपन्यास हो गए, 7 कहानी संग्रह हो गए। इसके अलावा बहुत सारी किताबें, टोटल मेरी लिखी हुई 16 किताबें हैं, मेरी लिखी हुई 16 किताबें हैं। संपादित की हुई भी इतनी ही होंगी किताबें, 16-17, मतलब 25-30 के बीच में किताबों की संख्या है। और अभी एक छपने गई है, एक लिख रही हूँ, आगे और किताबें होंगी, प्लानिंग में है। तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखते जाइए। ये जो अभी बिहार गौरव सम्मान एक मतलब होता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयन का तो एक सपना होता है, लेकिन वो उसको मिलने के बाद कैसा अनुभव था? देखिए, जैसे रामनाथ गोयन का अवार्ड जब मिला ना, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे पाने के लिए कुछ नहीं बचा मेरे पास। उसके आगे हर पुरस्कार मेरे लिए मिलता है, हर पुरस्कार उतनी खुशी देता है, लेकिन वो मेरे श्रम का सम्मान था, वो मेरे काम का सम्मान था। और बहुत कम पत्रकारों को बहुत मेहनत करने, और वो अलग तरह का, उसके लिए सारी जिंदगी सपना देखते हैं जर्नलिस्ट की, काश उन्हें मिल जाए, और वो मुझे मिला। तो उसके बाद मेरी आत्मा बहुत स्थिर हुई कि मैं सही राह पे थी, मैं सही काम कर रही थी। मुझे सही ठहराया इस अवार्ड ने मेरे काम को, कि मैंने सही काम किया। बिहार गौरव सम्मान तो इसलिए कि बिहार की बेटी हूँ, अच्छा काम करती हूँ, तो वहाँ भी चीज़ें पहुँचती हैं, तो वहाँ की सरकार ने हर साल सेलेक्ट करती है, तो उन्होंने मुझे दिया। तो मैं तो जीवन भर कहीं भी बसूं, कहीं भी रहूं, बेटी तो बिहार की ही हूँ, तो इसलिए वो अच्छा लगा कि जिस स्टेट में हम लोग, सामंती परिवेश वाला स्टेट है, अभी भी पिछड़ा हुआ, वहाँ अगर बेटियां कुछ अच्छा करती हैं और वहाँ की
का समाज, वहाँ की सरकार अगर उसको पुरस्कृत करती है, अपना गौरव मानती है, तो ये मैं पूरे स्त्री समुदाय को समर्पित करती हूँ, अपने बिहार की उन तमाम लड़कियों को जो अभी भी बंदिशों में जी रही हैं। पत्रकारिता मेरा प्रोफेशन, मेरा पैशन, एकमात्र यही जगह थी जिसके लिए मैं पैदा हुई हूँ। मैं पत्रकार बनने के लिए पैदा, हालांकि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया कि प्रोफेसर बनेगी, और मैं शुरू से टॉपर रही हूँ एमए तक, तो उनको लगता था कि हिंदी लिटरेचर से पढ़ाएगी तो ये प्रोफेसर बनेगी। टीचर बनाने का सपना ज़्यादा से ज़्यादा देखते थे लड़कियों को, बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनाने का, लड़कियों को टीचर बना दो, मास्टरनी बना दो, यही देवी जी बना दो का सपना। मुझे देवी जी बनना नहीं था, ये इसलिए नहीं कि देवी जी बनना कोई बुरी बात है, देवी जी के पढ़ाए हुए हम लोग हैं। मेरे सपने थोड़ा ज़्यादा ऊंचे थे कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो अलग से हटकर हो, जिसमें मेरी अपनी पहचान हो, जिसमें मुझे केयर ऑफ लोग ना जाने, और लोग मुझे कहा ये गीताश्री है, द गीताश्री। मुझे ये लगता था कि मुझे अपनी पहचान, आइडेंटिटी की खोज, फेमिनिज्म क्या है, अस्मिता की खोज, दलित विमर्श क्या है, स्त्री विमर्श क्या है, जितने डिस्कोर्स हैं वो आपको क्या चेतना देते हैं, ये देते हैं कि आप अपनी खोज करते हैं, अपनी आइडेंटिटी की खोज करते हैं। ये जो सामूहिक चेतना है ना, वो सब अपनी आइडेंटिटी की खोज करती है। तो मेरे भीतर अपनी आइडेंटिटी की खोज थी, तो मैं इसके लिए कहाँ जाऊँ, कौन सी नौकरी करूँ, क्या करूँ, तो मुझे पत्रकारिता लगा कि मुझे ये जब करने लगी, कॉलेज के ज़माने से रिपोर्टिंग करने लगी, तो मुझे लगा यही है। आप दुनिया घूमते हैं, मंजिल तक ले जाएगी। आप दुनिया घूमते हैं और किसी एक किनारे पे बैठ के कहते हैं यहीं बसना है मुझे, यही ज़मीन है जहाँ मैं बसने के लिए पैदा हुई हूँ। आप जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ नहीं बसते हैं, आप बसते हैं अपने खोजते खोजते इसी जगह पे। तो मुझे लगा मैं इसी के लिए, तो इसलिए कोई छोटा साहित्य में तो मैं इसलिए आई कि मेरे पास कहने को बहुत कुछ था, क्रिएटिविटी थी। पत्रकारिता में उतना क्रिएटिविटी के लिए स्पेस नहीं है, तो मैं इसलिए आ गई, उसको छोड़ा नहीं, करती रहती हूँ साथ में, लेकिन अब मैं फुल टाइम लिटरेचर में हूँ। और मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं लेखक मानती हूँ अपने को। मैं लेखक हूँ, पत्रकार एवं लेखक। मैं लेखक हूँ, मैं लिखती हूँ। साहित्य बहुत बड़ी, बहुत पवित्र चीज है, इसका फैसला सदियां करेंगी। अभी मूल्यांकन नहीं होना है कि मैं साहित्यकार हूँ, कि मैंने जो रचा वो साहित्य है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। ये फैसला हमें वक्त पे छोड़ देना चाहिए सब। मैम, एक क्वेश्चन लास्ट है हमारा, कि जब हम इसी में पत्रकारिता और साहित्य के बीच, आप बता रही थी कि हमें हमारे घर वाले जो थे वो टीचर तक की सोच रखते थे, तो इतनी दूरी तक का सफर कैसे हुआ? एक लड़की हो के बिहार, आपने बताया कि बिहार से निकलना बहुत वो था, टफ था, तो कैसे हो पाया ये सफर? विद्रोह, संघर्ष, फैसले, निर्मोही, सबसे मोह तोड़ के, मोह माया तोड़ के बाहर निकलना। विद्रोही होना सबसे जरूरी है। हर लड़की को बागी होना चाहिए, विद्रोही होना चाहिए, उसे बगावत करना आना चाहिए, उससे मोह छोड़ना आना चाहिए, और अपने डिसीजन पे अड़े रहना आना चाहिए। ये सब जब था तो मैं आ गई। तो ये थी हमारे साथ गीताश्री मैम, जिनसे हमने साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में कई सारी बातें सुनी और उनसे जाना कि किस तरह से साहित्य हमारा आज भी है और युगों युगों तक साहित्य रहेगा। ये कहना बहुत गलत है कि साहित्य अब के युवाओं के साथ डूबता जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज ये हम जान गए और हमें ये अच्छे से पता भी चल गया। तो ऐसी शख्सियत के साथ हम जुड़े और अपने मन का जो भय था और जो वो थे कि क्वेश्चन थे, उनको मैंने अच्छे से सुना और उनका जवाब लिया। तो ऐसी तमाम चर्चाओं के लिए जुड़े रहिएगा बिंदु फर्स्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।